ठीक है। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यस सर। हम लोग फॉरेन कंपनी के डिफिनेशन से टाइप ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। ओके सर। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें जानना जरूरी है कि ये होल्डिंग कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है या ये स्मॉल कंपनी है या सेक्शन 8 जो है चैरिटेबल पर्पस से कंपनी है, ये हमें जानने की क्यों जरूरत होती है? कुछ बता पाएंगे? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, यस हर सर। कंपनी के लिए अलग अलग रूल है, रूल में थोड़ी सी तब्दीली होता है। कुछ टैक्स पीरियड फॉरेन कंपनी के लिए अलग है। सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेज हैं, स्मॉल कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेज हैं। तो इसलिए जानना जरूरी होती है यह किस तरह के कंपनी, बात समझ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा रूल में चेंज है। प्राइवेट कंपनी के लिए भी विशेष प्रिविलेजेज है और पब्लिक कंपनी के लिए कम प्रिविलेजेज है। तो इस वजह से हमें जानना पड़ता है कि ये कंपनी किस तरह की है, क्योंकि हर कंपनी पर अलग अलग रूल में थोड़ा सा बदलाव होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये यस प्रिविलेजेस सर। का मतलब क्या होता है? प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर। पता नहीं होता है। हम इस प्रिविलेजेस का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं जिसमें एग्जम्पशन जिसको कह सकते हैं, विशेष अधिकार कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई लेडीज सीट होती है मेट्रो में, बस में, वो प्रिविलेजेज। बूढ़े आदमी के लिए बैठने के लिए अलग जगह, एक विशेषता है, उनको उनको हम विशेष अधिकार दे रहे हैं। तो उसी तरह से जो है ओके। प्रिविलेजेस का मतलब ये हुआ कि छूट जिसको कह सकते हैं, एग्जम्पशन, कि इस कंपनी को छूट है इन चीजों की जरूरत नहीं। प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे सभी पैसे उनके अपने। सर आपकी साउंड कट रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी में सभी पैसे उन्हीं के लगे हुए हैं और पब्लिक कंपनी में सभी पैसे पब्लिक के लगे हुए हैं। तो कहाँ पर ज्यादा कानून कड़ा होना चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में या प्राइवेट कंपनी के केस में? पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी के केस में, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और प्राइवेट कंपनी में चूंकि सभी पैसे उनका अपना ही है, इसलिए वहां पे जरूरत नहीं है कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो यह उसी समय होगा ना जब हम ये जानेंगे कि यह किस तरह के कंपनी, ठीक है ना। यस सर। फॉरेन कंपनी का डिफिनेशन क्या है? फॉरेन कंपनी का डिफिनेशन को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि भाई फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। चाहे वह खुद वह कंपनी अपना ब्रांच या एजेंट को यहाँ पे अपॉइंट कर रखा हो या इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू वह बिजनेस कर रहा हो, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर वे। इसके अलावे भी किसी भी दूसरे तरीके से वह इंडिया में बिजनेस करती है तो उसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। तो फॉरेन कंपनी के लिए पहला कंडीशन ये है कि वह उसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ हो, इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में हुआ हो, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया हो, चाहे खुद इंडिया में वो बिजनेस कर रहा हो या किसी एजेंट के द्वारा कर रहा हो, चाहे फिजिकली कर रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा कर रहा हो। तो और उसके साथ साथ इसके अलावा भी कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है तो उसको हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं। समझ में आया ये बातें आपको? यस सर। अमेजोन का नाम सुना है? यस सर। जी। यस सुना है। तो अमेजोन का जरूरी नहीं कि इंडिया में ऑफिस हो या एजेंट हो,
जरूरी नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा आपको इंडिया में डिलीवर कर सामान, तो यह फॉरेन Okay, sir. कंपनी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, लेकिन यह एग्जांपल है अमेजन का कि अमेजन इंडिया से बाहर, कहाँ की कंपनी है अमेजन, पता है आपको? सर इंडिया की है अमेजोन। नहीं, इंडिया की नहीं है, अमेजन अमेरिकन कंपनी है, समझ रहे हैं, अमेरिकन कंपनी है और वह इंडिया में बिजनेस अमेजोन। कर रही है, तो यह फॉरेन कंपनी का एग्जांपल है। और देखिए, ओके सर। टैक्स के मैटर में 40% रेट है इनकम टैक्स फॉरेन कंपनी के, और 25 या 30% कंपनी जो हमारी इंडियन कंपनी है वो उस पे रेट, तो फॉरेन कंपनी में ज्यादा रेट रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते सर इंडियन कंपनी का कितना है? हैं। इंडियन कंपनी का 25 से 30% के बीच में है, किसी कंपनी में 25% है, किसी में 30% है। तो ओके सर। जो इंडियन कंपनी है उस पर इनकम टैक्स का रेट कम रखा गया और फॉरेन कंपनी में ज्यादा रखा गया, क्योंकि वो यस। फॉरेन कंपनी है ना। वह प्रॉफिट जो है अपने देश से जा रहा है, लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट होगी वो तो यहीं रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे जो है ज्यादा रेट है फॉरेन कंपनी के केस में। अभी कभी कभी आप जाएंगे किसी को टूरिस्ट जगह पे, जैसे लाल किला है, आपका कुतुब मीनार है, हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे हिस्टोरिकल जो प्लेसेस। जो फॉरेन विजिटर हो उसके टिकट के रेट भी ज्यादा होते हैं, जो इंडियन लोग होते हैं उसके कम रेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी, ये क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी देखिए लिखा हुआ आपको, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो आप देख के बताइए। यस, कुछ हमने बताया है आपको। सेक्शन 8 कंपनी वह कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट समझते ही हैं, जहाँ पर यस हम सर। लोगों का कल्याण करने के पर्पज से उस कंपनी को खोलते हैं। और कल्याण किस तरह का होता है? कहता है कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट दी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। आप बीकॉम में है शायद, यस सर। बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आई थिंक कॉमर्स। हाँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें कंफ्यूजन था क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो ये कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है बताएंगे? सर हिंदी में बताना है? नहीं, आप वाणिज्य कहते हैं हिंदी नहीं, में। वाणिज्य तो उसका हिंदी रूपांतरण हुआ, लेकिन कहते क्या है, मतलब कॉमर्स शब्द से क्या समझते हैं, यानी कॉमर्स शब्द का मीनिंग क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कॉमर्स शब्द का मीनिंग क्या? व्हाट डू सर यू नहीं पता। अंडरस्टैंड द वर्ड कॉमर्स? नहीं पता? नहीं पता सर। चलिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि हम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट है। चलिए मीनिंग हम आपको बताते हैं। कॉमर्स का मतलब नहीं होता है पता है। कि वो सारे एलिमेंट्स जो आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर के उसके कंजम्पशन तक में हेल्प करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स कॉमर्स में आ जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ सामान, तो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता है कंपनी में, तो बहुत बहुत सारी चीजें उसमें लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, कई खर्च होते हैं, कंपनी उसमें लगती है, शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी का मैनेजमेंट उस पे काम कर रही है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स तो गुड्स के प्रोडक्शन में ही लग जाता है। प्रोडक्शन के बाद इसकी मार्केटिंग की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से। जब गुड्स यस सर। लोड होता है ट्रक पे, तो वो रोड के थ्रू जाती है, या हवाई जहाज से जा सकती है, या कुरियर के माध्यम से जा सकती है। और जब ट्रक में जाएगी या कुरियर से जाएगी या हवाई जहाज से जाएगी, तो उसका रास्ते में कुछ चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, इसके लिए इंश्योरेंस भी आता है। गुड्स की पूरे ट्रक की इंश्योरेंस की जाती है कि रास्ते में अगर माल लूट लिया गया तो जो व्यापारी है उसको नुकसान ना हो,
the insurance company will bear the loss of that damage, और एक्सीडेंट हो सकता है ट्रक का, इंश्योरेंस भी बीच में आ गया। बीच में हम टेलीफोन से उनको बात कर रहे हैं कि हाँ माल जा रहा है, हम ईमेल के थ्रू परचे ऑर्डर मंगा रहे हैं, इनवॉइस भेज रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो टेलीफोन भी आ गया, ईमेल भी आ गया। माल जब पहुंचता है तो फिर हम रिटेलर को भेजते हैं, वो रिटेलर फिर होलसेलर को भेजते हैं, होलसेलर फिर रिटेलर को भेजता है, रिटेलर से हम लोग जाके माल खरीदते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर के उसके कंजम्पशन तक बहुत सारे एलिमेंट्स इस बीच में आ जाते हैं। रोड भी आ गया ना बीच में, रोड के थ्रू जा, तो इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइंडली जो है कॉमर्स का। तो कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स which helps from manufacturing till the distribution to the last company। जितने भी पोस्ट अगर चिट्ठी भेज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। तो देखिए सारे कितनी चीजें आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट, आर्ट बहुत बड़ा शब्द है, समझते ही आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारा कई कुछ भी पर्पस हो सकता है। ये जो सारे सब्जेक्ट है इसमें ये वर्ड जो अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है, बहुत चीजों को शामिल किया हुआ है। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अब इनके जो प्रॉफिट होते हैं ना, वह डिविडेंड के रूप में नहीं बढ़ते शेयर होल्डर के बीच में, बल्कि इस प्रॉफिट को बांटा ही नहीं जाता। कहने का मतलब सेक्शन 8 कंपनी जो है वह अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांटती, तो उस प्रॉफिट का क्या करता है, उस प्रॉफिट का फिर से यूज होता है उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, उसी ऑब्जेक्ट को और विस्तार करने के लिए बनी है। यदि एजुकेशन की बात लिया जाए तो एक स्कूल खोला है, तो अगर इनको प्रॉफिट है तो दूसरा स्कूल खोलने की बात है, लेकिन प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे शेयर होल्डर। और उसके बाद लिखा हो प्रॉफिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। ये आवाज ही क्यों हो रही है? सर रोको भाई, डिस्टरबेंस हो रही है। ये क्या हो रहा है? आवाज, पटाखे फूट रहे हैं क्या? हेलो सर यहाँ तो कोई साउंड नहीं हो रही। मुझे तो आ रही है। चलो पटाखे बज रहे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आइए इसके पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं। सेक्शन 8 का मेन पॉइंट्स ये है कि यह प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट या स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए जो है बनती है। इसमें शेयर कैपिटल की, मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतना मिनिमम कैपिटल होना ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितनी होती है मिनिमम कैपिटल, और पब्लिक कंपनी लिमिटेड, बताइए बताइए। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी में 51 से ज्यादा होना। नहीं, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ ना, शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ ना। प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में मिनिमम शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? जो मैं पढ़ाता हूँ उस किताब Yes, में sir. पढ़ा करें, अभी तो बुक नहीं आ रही है, आप किताब को ऑनलाइन कोशिश करें, नोट जो मैं पढ़ाता हूँ उसको थोड़ा सा पढ़ें, किताब से ही ये पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए पहले था प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 लाख पूंजी होनी चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को जो है खत्म कर दिया गया है कंपनी एक्ट के में अमेंड करके। और अब किसी भी माने इन तीनों तरह की कंपनी के लिए, प्राइवेट, पब्लिक और सेक्शन 8, किसी भी तरह की मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है। अब बिना मिनिमम कैपिटल के, यानी बिना कैपिटल के भी आप कंपनी के रूप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि लोग अधिक से अधिक कंपनी के रूप में बिजनेस शुरू करें। 1 लाख या 5 लाख रखा गया है, तो अब वो अगर किसी को पैसे नहीं है
तो उसके बिना वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की बाधा ना आए लोगों को, इसलिए ये मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दी। और ये देखिए उसके बाद कह रहा है कि यूजेज इट्स प्रॉफिट फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच फॉर्म। इसका क्या मतलब है? यूजेज इट्स प्रॉफिट फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच फॉर्म का मतलब ये होगा ये अपने प्रॉफिट को फॉर्म लेते के हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ सब बताइए, आप बताइए। मैं बोलता हूँ, अगर इस तरह की कंपनी को कोई प्रॉफिट हो जाती है तो प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में नहीं बांटी जाती है, बल्कि इस पैसे को फिर से इसी ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है उसी के लिए खर्च किया जाता है। यदि एक स्कूल खोला तो दूसरी स्कूल खोलने की बात नहीं होती, लेकिन प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में या मेंबर के रूप में बांटा नहीं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर्स। डिविडेंड का हिंदी क्या होता है? लाभांश होता है, लाभांश, लाभ का अंश। हाँ तो पता लाभ लाभ का अगर हो अंश। गया, अगर लाभ हो गया तो लाभ बांटा नहीं जाएगा, वह यस फिर उसी पर्पस के लिए खर्च किए जाएंगे जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी। इसीलिए कहते हैं ना कि नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं, और प्रॉफिट अगर हो भी जाती है हम इसी पर्पस के लिए हम करेंगे, बांटेंगे। और इस कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया जाता। और अगर कोई बेस्ट नाम है तो यूज किया जा सकता है, क्लब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये शब्द यूज किए जाएंगे। लेकिन सेक्शन 8 वाली जो कंपनी है उसके अंत में पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज नहीं किया जाता। नहीं किए गए। तो फिर कहाँ यूज किया जाता है बताइए? सर प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किए जाते हैं, और पब्लिक कंपनी के अंत लिमिटेड में, पब्लिक कंपनी के अंत में लिमिटेड। सिर्फ लिमिटेड। बहुत सुंदर। कहता लाइसेंस रिवोक्ड इफ कंडीशन कंट्रावेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। सेक्शन 8 के लिए सबसे पहले हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सब तो सेक्शन 8 वाली कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। तो इस लाइसेंस का उल्लंघन अगर आप करते हैं, जो कंडीशन के साथ लाइसेंस दिए गए, तो आपको लाइसेंस को रिवोक भी किया जाएगा। रिवोक का मतलब फिर आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहेंगे। तो ये है। और कहता है पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। अब मेंबर कैसे बनते हैं? अगर किसी कंपनी का हम मेंबर बनना चाहें तो क्या करना पड़ेगा बताइए? बताइए। सेक्शन 8 कंपनी के आप मेंबर बनना चाहें, आपको क्या करना? डोनेशन देना पड़ेगा, चैरिटी देनी पड़ेगी। नहीं चैरिटी, आपको उनके शेयर खरीदने है ना। किसी कंपनी चैरिटी देने से तो दान दे दिया आपने, आपके खर्च हो गए। तो अगर किसी कंपनी के या सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं देन यू हैव टू परचेज दिस शेयर ऑफ दैट कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम संभवतः बता चुके हैं यहाँ तक। ये प्रोमोटर्स के बारे हम बता चुके हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखिए सेक्शन 7 बताता है कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो जिस कंपनी बनती है उसमें मैंने बताया था आपको कि 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट है? अगर आपको कंपनी मेमोरेंडम और एक एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हमने यही लिखा है MOA AOA से छोटा रूप में लिखा है। तो MOA क्या होता है बताइए? मेमोरिज्म ऑफ आर्टिकल, क्या नहीं एसोसिएशन।
हाँ, कल भी बताया आप दोनों क्या इसमें कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है। और और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखे जाते हैं? आर्टिकल और ठीक है, वो रूल एंड रेगुले हाँ। चलिए आज मैं आपको कुछ लिखवाता हूँ, आप लिखिए, है ना? यस कल सर, लिखिए मेमोरेंडम ऑफ डैश करके यस सर। लिखिए। Memorandum of Association is the chartered of the company, chartered or constitutions of the company. लिखे तो यस सर, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी Memorandum of Association is the chartered or constitutions और of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द company. It describes the objective. लिखिए। It describes the objective. It describes the objective of the company of the company. Of the company. It explains the external management. It explains the external management. External management. It describes the relationship of the company. It describes the relationship of the company with the outside. Outsider. It describes the relationship of the company with the outsider. It is a public document. It is a public document. It is a public document. ठीक है? Yes sir. इस पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी इसकी कॉपी प्राप्त कर सकता है और इट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अब ये अब नहीं लिखना, यहीं तक आपको रोकना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट तक ही लिखना है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ये भी जो बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं। सुन लीजिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उसकी एक कॉपी ले सकता है और ये एमसीए पर अवेलेबल है। कुछ 100 रुपया, हाँ 100 रुपया दे करके आप किसी भी कंपनी को, मतलब कोई भी व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्राप्त कर सकता है। एमसीए वेबसाइट पे जाकर 100 रुपया देगा और उनको मिल जाएगा। अब वहां पर कैसे अवेलेबल होते हैं, ये खुद कंपनी इसको अपलोड करती है, हर कंपनी अपलोड करती है। और बीच में अगर आप चेंज करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो अमेंडेड भी, यानी चेंज किया हुआ भी आप वहां पर अपलोड करना पड़ता है। तो वही अपलोडेड जो एमओए है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ये सब लोग उसी को डाउनलोड करते हैं। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसको इन दो चीजों को पढ़ना चाहिए, और अगर उसको नहीं पढ़ता है और उसके बाद भी ट्रांजैक्शन करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पढ़ रखा है। और इसी को अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे आप
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाए, इसको बाद में चर्चा करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है, यह माना जाएगा कि आपने पढ़ रखा है। आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी माना जाएगा आपने पढ़ रखा है, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ सकते थे। कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो वह पढ़ ले, ये अच्छा है, क्योंकि पता चला कि ये इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे है ना। और जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो तो कंपनी कर ही नहीं सकती है। और अगर कोई कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है तो कंपनी इज नॉट लायबल, दैट पर्सन हु इज मेकिंग द agreement or contract on behalf of the company, that person is liable for that act, because in the memorandum of association these are not covered under the objective। तो वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, वह काम कैसे कर सकती है। तो ये सलाह दी जाती है हर आउटसाइडर को कि जब भी आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करें तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल को पढ़ लें, जो आप सारी बात कंपनी के बारे में जान सके, उसके बाद ही आप उनके साथ ट्रांजैक्शन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये दो चीज तैयार की जाती है। दो चीज तैयार करने के बाद एक डिक्लेरेशन दी जाती है। वो डिक्लेरेशन ये दी जाती है कि भाई इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी चीज हैं सभी पूरा कर लिए गए। और डिक्लेरेशन कौन देगा? कोई भी व्यक्ति दे सकता है क्या? कंपनी ये दो चीज बन जाती है, उसके बाद एक तीसरी चीज ये होती है, डिक्लेरेशन की जाती है कि भाई सब चीज सही है, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी जरूरत की चीजें हैं वो सभी पूरी हो गई हैं। और इसके बाद फिर हम उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देते हैं, जहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस है, उस जुरिस्डिक्शन का कौन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होगा, वहां पे हम जमा करते हैं। और ये डिक्लेरेशन देते हैं एडवोकेट, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन एडवोकेट देगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देगा, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा। वो लिखेगा कि जब सब चीज सही है, और उसके साथ साथ अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में है, मैनेजर है या सेक्रेटरी, वो भी इस चीज को लिखेगा। दोनों इस चीज को लिखेंगे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी फुलफिल हो गई हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा करेंगे, और वो भी चेक करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की सारी चीज ठीक ठाक है या नहीं। उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसको कहेंगे सर्टिफिकेट टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है कि नहीं। वो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन जब मिल जाता है आपको, तो आप कंपनी बन जाती है, और वह डेट लिखा जाता है कि इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक सील मारते हैं, उस पर साइन करता है, और कंपनी का जन्म हो जाता है। इस तरह से कंपनी बन जाती है, और अब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये सभी काम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल रहे हैं। और आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ पैन नंबर भी बन जाते हैं साथ ही साथ, और टैन नंबर भी बन जाते हैं साथ ही साथ। पैन नंबर समझते हैं आप, परमानेंट अकाउंट नंबर का फुल फॉर्म होता है इसका, और टैन का नंबर होता है टैक्स अकाउंट, ऐसे करके कुछ है, जो कि टीडीएस के लिए यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रही हैं स्क्रीन? यस सर। हाँ, उसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर।
ये नंबर होता है हर कंपनी का, और ये यूनिक नंबर इसलिए क्योंकि यह नंबर किसी दूसरे कंपनी को नहीं मिलेगा, एक ही कंपनी को मिलेगा। और हर कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर वह उसी सर्टिफिकेट में लिखी जाती है जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का होता है। उसी में लिखी रहती है कि इसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या है। ये नंबर थोड़ा सा 13 14, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कितने नंबरों का होता है, लेकिन 13 14 नंबर 10 से के आसपास होता है। और उस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर को पढ़ने से आप ये पता लगा सकते हैं कि यह लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है। क्योंकि अगर कंपनी लिस्टेड है तो एल से शुरू होगा, और अनलिस्टेड है तो यू से शुरू होगा। इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से आप ये भी पता लगा सकते हैं ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। CIN नंबर से ये भी आप पता लगा सकते हैं कि यह किस साल बनी है। तो ये चीज आपको इससे पता चल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, हम आपको किताब में से कुछ देखें और बताएं आपको। इससे पहले हम ये चीज बता देते हैं, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इट इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि यह सर्टिफिकेट यह इस चीज को साबित करता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और बाद में पता चले कोई इरेगुलरिटी रह गई, या बाद में पता चले कि किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया, या बाद में पता चले जो 7 आदमी पब्लिक लिमिटेड के केस में और प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2 आदमी ने जो साइन किया था सभी 7 या 2 पूरे फर्जी थे। आप बताइए उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपसे पूछूं। हाँ, मैंने कुछ पूछा आपसे। यस सर। मैंने पूछा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद अगर यह पता चले कि रजिस्ट्रेशन में कोई कागज की कमी रह गई थी या किसी रूल का फॉलो नहीं किया गया था, वो जो सर्टिफिकेट दिया था ये सभी पूरे हो गए थे, वो फर्जी थी, है ना, और जो 7 आदमी ने साइन किया था वो सभी फर्जी थे, तो क्या होगा? कंपनी के एग्जिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कंपनी बंद हो जाएगी कि क्या होगा? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। नहीं, रजिस्टर तो हो चुकी है ना। उसके बाद पता चला कि सब फर्जी था, एडवोकेट साहब की साइन फर्जी थे, वो जो डायरेक्टर ने साइन किया वो फर्जी था, वो 7 आदमी जो सब कम से कम व्यक्ति होते हैं पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए, वो 7 की फर्जी, एक भी साइन सही नहीं था। अब कंपनी के एग्जिस्टेंस पे यानी कंपनी विद्यमान रहेगी या नहीं रहेगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं रहेगी सर। है? नहीं रहेगी सर, वो इलीगल हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा, चलिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं। अब मैं पहले आंसर बता देता हूं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। देखिए, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी यूं ही चलते रहेगी जैसे चलनी चाहिए इसको। जितना वैलिड अगर सब कुछ रहता तो कंपनी चलती। वो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि कंपनी के रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की गड़बड़ी हुई हो, कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते रहेगी। समझ रहे बात को? कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। और यह बता बता रहा हूँ। देखिए, इस पे एक केस है बिहार का। बिहार, बल्कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, या एक केस कुछ साल पहले का है कि बिहार सरकार को
उसमें कांग्रेस की सरकार थी, बिहार सरकार को किसी कारणवश, उतना मुझे याद नहीं है, बर्खास्त कर दी गई थी। और उसके बाद इलेक्शन हुए, और जिस पार्टी को बर्खास्त की गई थी, मान लेते हैं दूसरी पार्टी ने, ऐसे उसी पार्टी को इलेक्शन में भी जीत मिली, मान लेते हैं किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन हुई और किसी दूसरी पार्टी ने जो है सरकार बनाया। अब जिस सरकार को गिराई गई वह सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये कहा जाता है कि भाई वो सरकार को गिराना वो सही नहीं था। तो क्या उसी सरकार को वापस बिठाया जा सकता है? क्योंकि सरकार को डिसमिस करने के बाद इलेक्शन हुए और नई सरकार बन गई, और नई सरकार मान लेते हैं 5 साल के लिए बनती है, 2 साल के बाद ये फैसला आता है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, तो वह कांग्रेस सरकार ने जो राज्य बिहार सरकार को गिराया था वो गलत था, उसको गिराना गलत था, इलीगल था। तो क्या उसी सरकार को पुनः बिठा दिया जाएगा या जो नई सरकार बन चुकी है, नए इलेक्शन हुए हैं, वो सरकार कंटिन्यू करती रहेगी? ये बताइए मुझे। आप मेरी बात सर समझ। पुरानी वाली हाँ पुरानी वाली रहेगी ना? हाँ, नहीं, एक तो मत ये हो सकता है कि जब पुरानी वाली सरकार को आपने गिराया और सरकार को गिराना ही गलत था, तो अभी जो सरकार बनी उसको हटा करके पुरानी होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी तो देखिए, उसके बाद नए इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में लोगों ने दूसरी सरकार को वोट दिया है, तो करंट जो ये सिचुएशन है कि करंट जनता तो इस सरकार को देखना चाह रही है ना, यस सर। है ना? समझ रहे हैं बात को? नए इलेक्शन हुए ना फिर से। हाँ, सरकार का गिराना गलत था, बात सही है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस, प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनियम कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि हम अब वो चीज नहीं कर सकते। ठीक बात है, वो गिराना गलत है, यस सर। लेकिन वो पुरानी स्थिति को लाना सही नहीं होगा, क्योंकि नई सरकार बन चुकी है और नया आदेश पब्लिक का हुआ है। अब नए फिर उसके गिराने के बाद ही तो इलेक्शन हुआ ना, यस तो सर। उनकी बात मानना जाता। तो कहने का मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जब कई कंपनी बन जाती है और बनने के बाद यदि किसी तरह का ये सूचना आती है कि कुछ गड़बड़ी रह गई थी इनकॉर्पोरेशन के समय में, तो हम पुनः वापस करके मान लेते हैं। ये बात पता चला, एक चीज, एक आपको सूचना बताते हैं आपको। अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या टाटा जो बहुत बड़ी कंपनी है, या रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। हम्म हम्म लब तो टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसको देखिए, रिलायंस मान लो 50 साल पहले बनी है और आज पता चले कि रिलायंस के इनकॉर्पोरेशन में कोई गड़बड़ी रह गई थी, तो क्या रिलायंस को बंद कर दिया जाएगा? ये ज्यादा अच्छा नो है क्या? सर। हमको नो बताइएगा। सर। हैं? वो ज्यादा नो अच्छा सर। नहीं ना। तो उसी आधार पे अगर कोई कंपनी बन गई है और 10 साल बाद पता चलता है कि ये कंपनी का बनना ही गलत था, तो उस चीज को कि कंपनी को बंद कर दो, ऐसा आदेश देना सही नहीं होगा ना, न्याय संगत यस नहीं सर। होगा। इसलिए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आपको यहाँ पे पढ़ के बताते हैं। चलिए, ये जो है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, देखिए क्या कहता है। वेयर द मेमोरेंडम आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड shall bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provisions of the memorandum and of the articles. All money payable by the members to the company under the memorandum or article shall be debt। ये तो कुछ भी कोई खास बात नहीं।
लेकिन मैं ये एक चीज बता दूं अपने से कि व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर तो मेमोरेंडम और आर्टिकल भी रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और कोई भी पब्लिक इसको पढ़ सकती है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर हम बता चुके हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी ऑथराइज होती है। ये लिखा है ऑफ ए कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। इशू कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड ऑफ, पेड ऑफ। ये आप समझ चुके हैं या नहीं समझे, हमको बताइए। यस सर। हाँ, अगर नहीं समझे तो सवाल पहला क्वेश्चन उसी पे था कंपनी अकाउंट्स में, उसको अब बनाइएगा और अब कोई दिक्कत होगी तो हमको बताइए। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में लिखा है कि दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स। आप बताएं कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? कल ही बताए हैं मेरे ख्याल से। यस। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? क्या हुआ, बताया तो था आपको। यस सर, बताया था आपने। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पढ़िए ध्यान से। इक्विटी शेयर इज दैट शेयर व्हिच इज क्या है बताइए अच्छे से। चलिए पहले हम आपको बताते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में, उसके बाद इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको प्रायोरिटी होती है ना। फर्स्ट तो ये होता है कि भाई डिविडेंड देने में इसको प्रायोरिटी मिलती है। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाता है और जब शेयर कैपिटल की वापसी होती है तो शेयर, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती, कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दिए जाएंगे, इसके सारे लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा हम जो उनसे लिए थे बेचते समय, इशू करते समय, वो वापस करेंगे और उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर को इशू करेंगे और वापस करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि दो सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी होता है। एक तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है और पैसे की वापसी, यानी अगर कंपनी खत्म होने लगती है, लिक्विडेशन में चली जाती है तो सबसे पहले कैपिटल की वापसी प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाता है, उसके बाद अगर बचता है तो इक्विटी शेयर को किया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर कैपिटल है जिनको इन दो चीज में प्रायोरिटी है और इसके अलावा सारे बाकी सभी इक्विटी शेयर्स हैं। ये डिफिनेशन आपको कानूनन भी मिलेगा इसी तरह का और मैंने आपको बताया भी आपको इस तरह। और इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है जनरल मीटिंग में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में जनरली नहीं बुलाया जाता है जब तक कि इनका हित जो है वह इफेक्ट ना हो। कैपिटल शेयर्स का रिडेम्पशन भी होता है। इक्विटी शेयर्स का कंपनी चाहे तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इसका रिडेम्पशन ना करे, लेकिन समटाइम्स कंपनी को अगर कैश ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने शेयर्स को जो है खरीद भी सकती है। इसको बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं, सेक्शन 68 है कंपनीज एक्ट का। तो ये सब चीज है। आइए मेमोरेंडम के बारे में देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। यहाँ आप देखिए लिखा है कि इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी विथ विच इट हैज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। आप ये लाइन को देख रहे हैं, देखिए ये भी लिखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इन फैक्ट चार्टर डिफाइंस, लिखा है ना। यस सर। आप इस लाइन को देखिए, ये जो ऊपर की लाइन है बहुत अच्छा है। इट इज वेरी फाउंडेशन ऑन विच होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। तो कहता है कि ये चार्टर है, चार्टर का मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन है और ये स्कोप बताता है कि कंपनी कौन सा काम कर सकती है और कौन सा काम नहीं कर सकती। स्कोप का मतलब यही हुआ है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बताता है। यस सर। देखिए इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द कंपनी इज फॉर्म एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन
beyond which its action cannot go। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये ऑब्जेक्ट को बताती है और उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो भी काम करेगी कंपनी वह उसके दायरे में आता है, और उसके अलावा अगर कोई काम करेगी तो वह कंपनी के दायरे में नहीं आएगा, और इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इनके जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो कंपनी के पावर में है ही नहीं। यानी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए जो काम करना है वो तो ठीक है, उसके बाहर अगर कोई काम कर रहे हैं तो वह कंपनी के पावर में नहीं आएगा, और इसके लिए पर्सन जो करेगा इस काम को वह पर्सनली लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी में ऑब्जेक्ट में लिखा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं इसको। अब देखिए दूसरी लाइन देखिए, बहुत अच्छा है। इट enables shareholders, creditors and all those who deal with company to know what its power are and what activity it can engage in। तो बहुत अच्छी बात कहा कि शेयर होल्डर जान सकता है, क्रेडिटर जान सकता है, और वो सारे लोग जान सकते हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं कि कंपनी का क्या पावर है और कौन सा एक्टिविटी वह कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बेहतर होता है Yes, sir. कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील करे तो वह इन चीजों को देख ले कि कंपनी के जो कर रही है वो कंपनी कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, और आपने पढ़ा नहीं फिर भी उस काम के लिए कर रहे हैं तो कंपनी लेवल नहीं होगा, है ना? Yes, sir. अब ये देखिए क्या लिखा है, एक मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ बताइए? कोई भी पर्सन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है जो भी हाँ, इसलिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑपरेशन, आर्टिकल एसोसिएशन आप दोनों डाउनलोड करके देख सकते हैं बहुत आसानी से। Consequently, every person entering into a contract with a company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ मान के चलते हैं, कानून इस बात को मान के चलती है कि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ रखा है एंड समझ भी रखा है। अब वो ये नहीं कर सकता कि हमने नहीं पढ़ा, समझ रहे बात को? अदालत में Yes, sir. वो नहीं कर सकता हमने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि लॉ में जो है इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। लॉ में इग्नोरेंस ऑफ Yes, लॉ sir. इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसका क्या मतलब होता है बताइए? इन लॉ आप लिख सकते Yes, sir. हैं, इन लॉ ignorance of law is not an excuse। इसका मतलब क्या होता है? Ignorance. ignorance of law is not an excuse। मतलब लॉ को इग्नोर कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो एक्सक्यूज नहीं होगा आपका। नहीं ये I नहीं, think नहीं ये मतलब नहीं है, yes sir. ये I मतलब think आप okay sir. आप किसी का मर्डर कर देते हैं, अदालत में Yes जाते sir. हैं, आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मर्डर करना अपराध है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, अब जानकारी हो गई Yes आगे sir. नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? No sir. क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? चलिए मर्डर वाला क्योंकि ये नहीं मर्डर वाला yes, छोड़ देते हैं, मर्डर वाला तो थोड़ा गंभीर हो जाता है बातें, है ना? मर्डर करना तो कोई लॉजिकल भी है कि एक कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि आप अमेरिका जाते हैं, समझ रहे हैं बात को? yes अमेरिका sir. आप जाते हैं और अमेरिका में यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं ना, अमेरिका में राइट साइड से चलाते हैं। बात समझ Okay रहे sir. हैं मेरी बात? आप अमेरिका जाते हैं वहां गाड़ी चलाते हैं लेफ्ट साइड में, वो तो तुरंत टक्कर हो जाएगी, Yes sir. होगी ना? उल्टा चलाएंगे तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। आप अदालत Yes जाते sir. हैं,
अमेरिका की अदालत में आप कहते सर मुझे तो पता ही नहीं था, यहाँ राइट में चलाते हैं, इसलिए सॉरी माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूंगा, तो क्या आपको सजा नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी सर। लेकिन आपने तो सच कहा ना, सच में आपको नहीं पता था। आप बात समझ रहे ना, आपको सच में ही यस नहीं सर। पता था ये बातें, आपको सच में नहीं पता था, है ना, और अपने आपसे गलती सच में हो गई, लेकिन क्या इसी आधार पे आपको माफ कर दिया जाए क्या? मुझे बताइए नो सर। क्यों? क्योंकि अगर इस आधार पे माफ कर दिया जाएगा तो हर आदमी यही कहेगा मुझे पता नहीं था कानून का इसलिए मुझे छोड़ दिया, हर आदमी ही छूट जाएगा। नहीं, यस सर। इसलिए कहता नहीं नहीं ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, मेमोरेंडम को, आर्टिकल को भी पढ़ लेना चाहिए कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कानून इस बात को मान के चलता है कि आपने उसको पढ़ रखा है और समझ भी रखा है। और अगर आप नहीं पढ़ते, नहीं समझते और इसकी अदालत में नहीं बोल सकते हमें पता नहीं था, पता क्यों नहीं था, पढ़ सकते थे ना, क्योंकि ये पब्लिक यस सर। डॉक्यूमेंट, आपने पढ़ा क्यों नहीं? तो इस आधार पे आपको माफी नहीं मिलेगी कि हमें पता नहीं था, हमने पढ़ा नहीं, है ना। तो क्योंकि ये पब्लिक यस डॉक्यूमेंट सर। है तो आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये मानकर कंपनी चलती है कि आपने पढ़ रखा है। आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कंपनी इस चीज को मानती है और इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये हुआ कानून मानकर चलता है कि यह आप जानते हैं, है ना। ओके सर। ये कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में क्या क्या चीज होती है? पहला नेम क्लॉज होगा, पहला तो नेम ही क्लॉज होगा ना कि यस कंपनी का सर। नाम क्या है भाई। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कि आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है और उसका एड्रेस भी लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। ओके सर। तो रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगा ये लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा, यानी किस आपका बिजनेस क्या होगा ये लिखा जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज लिखी जाएगी, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय शेयर होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, है ना। ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। यस सर। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है यस बताइए, सर। बताइए क्या होता है लिमिटेड बाय गारंटी, बताइए। पढ़ाया है मैंने लिमिटेड बाय, मतलब लायबिलिटी जो लायबिलिटी जो होगी वो हमारी लिमिटेड होगी। लिमिटेड बाय गारंटी इसका मतलब बता रहे हैं आप, है ना, बताइए। मतलब उस जो मेंबर होगा उससे हाँ मतलब जितनी लायबिलिटी उसको बताई गई है उतना ही उससे लिया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा हाँ, उससे। ये लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हुआ, ये लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब बताइए। ये सही है, ये लिमिटेड बाय शेयर हुआ इसका मतलब। लिमिटेड बाय गारंटी इसका मतलब है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह रिटेन नहीं कर पा रही हैं आप इसको किताब को जो है ना प्रिंट ले लीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग कीजिए और पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, समझ रहे बात को। तो कोशिश कीजिए यस ऐसा सर। हो, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे, मेरे क्लास के बाद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है ना, वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। एक तरीका, बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि पढ़ाने से पहले पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें और पढ़ाने के बाद पढ़ें, तो फिर आपको हमेशा के लिए रिटेन रहेगा। समझ रहे बात को, तो इसको कीजिए आप। यस देखिए सर। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम शेयर की जो फेस वैल्यू है उतनी ही मांगी जाएगी, लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, वाइंडिंग अप होती कंपनी का, तो उस समय एक सर्टेन अमाउंट या पर शेयर 500 हो सकता है, पर शेयर 1000 हो सकता है, जो कुछ भी होगा वो मेमोरेंडम में लिखा रहेगा, उतना फिक्स सभी शेयर होल्डर्स से मांगा जाएगा। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये हुआ
कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक शेयर होल्डर से जो शेयर की प्राइस है उतनी मांगी जाएगी, लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो और एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा। वह सर्टेन होगा, कुछ भी हो सकता है, एक शेयर पे 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 5 कुछ भी हो सकता है, वह भी देना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ कंपनी बंद होने। बाइंड अप। हाँ, तो ये मतलब अगर कंपनी कभी नहीं बंद होती तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देना पड़ेगा, तब तो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी में कोई फर्क ही नहीं है। लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क उसी समय है जब कंपनी बंद हो जाएगी, तभी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब एक सर्टेन अमाउंट, जिसको गारंटी शब्द दिया गया है, एक सर्टेन अमाउंट आपको और देना पड़ेगा। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको ये पैसा नहीं देना है। चलिए, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है यह दूसरे दिन शुरू करते हैं, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, उसके बाद आर्टिकल ऑफ सेशन है, दूसरे दिन बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है प्रिंट लेकर के पढ़ें, स्पाइरल बाइंडिंग करके, बस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको खत्म हो जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन लास्ट में दिए ना, सब एग्जाम में आए हुए हैं। इसके जो एक्सरसाइज दिए हैं ना, जितने भी दिए हैं, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको तैयारी करें, प्रिंट लेके तैयारी करें, ठीक है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इसकी तैयारी करना है। प्रिंट लीजिए, बुक अभी अवेलेबल नहीं है, अभी है भी नहीं, ठीक है। आज के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, कल शाम में पढ़ाते हैं, कोई अकाउंट्स या लॉ कुछ भी पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। गुड नाइट।